नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका में इमिग्रेशन और विदेशी कर्मचारियों को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच व्हाइट हाउस में बड़ा टेक्नोलॉजी डिनर होने जा रहा है। इस डिनर में दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स शामिल होंगे, जिनमें 5 भारतीय अमेरिकी सीईओ भी मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के डिनर में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के संजय मेहता, टिपको के चेयरमैन विवेक रणदिवे और पेलेंटियर के सीटीओ श्याम शंकर शामिल होंगे। इसके अलावा एप्पल के टिम कुक, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, ओरेकल की सफ्रा कैट्स और बिल गेट्स भी आमंत्रित हैं। हालांकि सबसे बड़ा नाम जो नदारद है वो है टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क का। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट का ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट को ट्रायल के लिए प्रोविजनल स्पेक्ट्रम दे दिया है। ये स्पेक्ट्रम कंपनी को 6 महीने के लिए ट्रायल चलाने की अनुमति देता है। कंपनी अब भारत में 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाएगी, जिसका मुख्य केंद्र मुंबई में होगा। इसके अलावा स्टारलिंक ने इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस भी मांगा है, जिसमें लैंडिंग स्टेशन हार्डवेयर भी शामिल है। यह हार्डवेयर सैटेलाइट सिग्नल को जमीन के नेटवर्क से जोड़ेगा। ट्रायल के दौरान सिक्योरिटी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की जांच होगी, जिसके बाद स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के खिलाफ मनमाना टैरिफ लगाना दोनों देशों के संबंधों को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका के एक प्रमुख सांसद प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स ने यह चिंता जाहिर की। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स के रैंकिंग मेंबर मीक्स ने अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के साथ बैठक की। क्वात्रा ने कांग्रेसनल एनर्जी एक्सपोर्ट कॉकस की अध्यक्ष प्रतिनिधि कैरोल मिलर से मुलाकात की और उन्हें भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापार परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। अमेरिका और जापान के बीच रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाला एक आदेश जारी किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15% टैरिफ लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने पर सहमति दी है। इस समझौते के बाद जापान अमेरिका से वाणिज्यिक विमान और रक्षा उपकरण भी खरीदेगा। इसके अलावा जापान अमेरिका को कृषि, ऊर्जा, वाहन और दूसरे उद्योगों में बाजार खोलने का मौका देगा। खास बात यह है कि जापान अमेरिका से हर साल करीब $8 बिलियन का चावल, मक्का, सोयाबीन, फर्टिलाइजर और बायो इथेनॉल जैसी कृषि वस्तुएं खरीदने को तैयार है। त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में प्याज 24 रुपए किलो की दर पर बेचना शुरू किया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक वैन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इसके साथ ही कंज्यूमर्स को टमाटर भी 30 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलेगा। जोशी ने कहा कि नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से ये बिक्री की जाएगी। इसे बाद में गुवाहाटी, कोलकाता और चेन्नई में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्याज की ये बिक्री दिसंबर तक की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को प्याज की महंगाई से परेशान न होना पड़े। सरकार ने भारत ब्रांड आटा और चावल के तीसरे चरण की बिक्री की भी शुरुआत की है। इससे उपभोक्ताओं को रियायती दर पर भारत ब्रांड का 1 किलो आटा 31 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से मिलेगा। वहीं चावल 34 रुपए प्रति किलो की दर से और सस्ती दरों पर दाल भी मिलेगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को देश के 112 जिलों में किए गए सार्वजनिक वितरण कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में इन जिलों के साथ पूरे देश में खरीद, स्टोरेज, वितरण, शिकायत निवारण समेत सार्वजनिक वितरण कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। अधिकारियों ने जून और जुलाई में इन 112 जिलों का दौरा किया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत लाभों से संबंधित नियम नोटिफाई कर दिए हैं। केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस का क्रियान्वयन 2025 में इस पेंशन योजना के तहत नामांकन और रिटायरमेंट की तिथि से 1 साल पहले या वीआरएस से 3 महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा मिल सकेगी।
अब कर्मचारियों को 25 साल की जगह 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने पर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। इसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। इटली के दिग्गज फैशन डिजाइनर और अरबपति अरमानी ब्रांड के मालिक जियोर्जियो अरमानी का 91 साल की आयु में निधन हो गया। उन्हें इटालियन फैशन शैली का आदर्श माना जाता है। उन्होंने आधुनिक दौर में पुरुषों और महिलाओं के सूट को रीडिजाइन किया। अरमानी, जो एक फैशन कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, संगीत, खेल और यहाँ तक कि लग्जरी होटल्स के क्षेत्र में भी अपना विस्तार कर रही है। अरमानी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी भी थे। उनकी कंपनी हर साल 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा का कारोबार करती थी। मिलान के रेडी टू वियर फैशन क्षेत्र के दिग्गज जियोर्जियो अरमानी ने अनस्ट्रक्चर्ड लुक के साथ फैशन में रिवॉल्यूशन किया था। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए के सेब के कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे सहित 1100 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड के कारण जगह जगह बंद पड़ी हैं। इसके कारण एप्पल मंडियों तक पहुंच नहीं पा रहा। बागवानों का हजारों पेटी सेब या तो गोदामों में खराब हो रहा है या ये फल मंडियों और ट्रकों में लोड रखा हुआ है। ये सेब प्रदेश से बाहर की मंडियों में तभी जा पाएगा जब सड़कों की स्थिति सुधरेगी। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों की बहाली में अभी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश इसमें दिक्कत पैदा कर रही है। हालात ऐसे ही रहे तो 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों, शांति और परस्पर हितों पर आधारित हैं। उन्होंने ये टिप्पणी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग का भारत में उनके पहले दौरे पर स्वागत किया और इस यात्रा को खास बताया। ये वर्ष भारत सिंगापुर संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया और कहा कि दोनों देश आसियान के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को और आगे बढ़ाएंगे। योग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच साझेदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और गहरे विश्वास पर आधारित है। अनिश्चितता और उथल-पुथल से भरी दुनिया में दोनों देशों के बीच ये साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के बाद लॉरेंस वोंग ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच आपसी संबंध हमारे रिलेशंस की नींव है। हम अपने साझा इतिहास और अपने लोगों के बीच दोस्ती और विश्वास से ताकत हासिल करते हैं और दोनों देश इससे नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। I joined then President Tony Tan on his state visit to commemorate the 50th anniversary of diplomatic ties between Singapore and India. Today, 10 years later, I'm glad to be back on my first official visit as Prime Minister and to celebrate 60 years of close and enduring friendship between our two countries. Over this past decade, India has made remarkable advances under Prime Minister Modi's leadership. India is now the 4th largest economy in the world, with a dynamism and influence felt far beyond its borders. Our bilateral relationship has grown in tandem. Singapore is the largest foreign investor in India, accounting for around a quarter of India's foreign direct investment inflows. And our cooperation now spans a wide and diverse range of fields.
Last year, PM Modi and I agreed to elevate relations to a comprehensive strategic partnership, or a CSP. लग्जरी कारों पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए टैक्स स्लैब में जीएसटी से पहले लगने वाले कंपनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया है। वहीं छोटी कारों पर जीएसटी कम होने से करीब 60,000 रुपए की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। कंपनसेशन सेस एक तरह का अतिरिक्त टैक्स है जो सरकार कुछ खास वस्तुओं पर लगाती है ताकि राज्यों को मुआवजा दे सके। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब कई राज्यों को लगता था कि उनके टैक्स से होने वाली कमाई कम हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को परिवर्तनकारी बताया है। उन्होंने उद्योग जगत से इसका पूरा लाभ कंज्यूमर्स तक पहुंचाने को कहा। गोयल ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में की गई अनेक पहल के फलस्वरूप जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों में जो सुधार किया गया है वो बड़ा बदलाव लाएगा। इससे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को लाभ होगा। इसके साथ ही किसानों से लेकर एमएसएमई तक अनेक क्षेत्रों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक स्टेक होल्डर और प्रत्येक उपभोक्ता को इसका फायदा मिलना चाहिए। जीएसटी सुधारों को गेम चेंजर करार देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि ये कदम 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। We have received assurance from all sectors of industry, different levels, big and small, have committed that we will pass on the entire benefit to the common man. We are very confident that they will live up to the expectations. The Modi government always trusts stakeholders, just as the people of India trust Prime Minister Narendra Modi. So I think they will certainly pass it on, and we have sought a commitment from everybody which we have received. Obviously there are mechanisms also to monitor it, and Consumer Affairs Department will certainly, and Finance will certainly monitor it. But I am very confident that industry will not let us down, because for them lower duty, lower rates will mean pickup in demand and greater business and the benefit of economies of scale. जापानी इन्वेस्टमेंट के दिग्गज सॉफ्टबैंक ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपनी 2.15% हिस्सेदारी को बेच दिया है। इससे उसकी कुल हिस्सेदारी घटकर 15.68% रह गई है। ओला ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि सॉफ्टबैंक की इन्वेस्टमेंट ब्रांच एसवीएफ ऑस्ट्रिच एलएलसी ने 15 जुलाई से 2 सितंबर के बीच निपटान चेन में कुल 94.94 मिलियन शेयर्स का निपटान किया। हालांकि अभी भी इसके पास ओला इलेक्ट्रिक्स के 691.6 मिलियन शेयर्स हैं, जिससे ये फाउंडर भाविश अग्रवाल के बाद कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। अमेरिका की फेडरल जूरी ने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर गूगल को $42.5 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। गूगल को यह राशि उन यूजर्स को देनी होगी जिन्होंने अपनी ट्रैकिंग सुविधा बंद कर रखी थी। इसके बावजूद कंपनी ने न सिर्फ उनका डेटा कलेक्ट किया बल्कि उसका इस्तेमाल भी किया। सैन फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल ने 8 सालों में यूजर्स के मोबाइल फोन तक पहुंच बनाकर उनका डेटा कलेक्ट किया। इससे उसकी वेब और ऐप एक्टिविटी सेटिंग के तहत प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ। यूजर्स इस मामले में $31 अरब से ज्यादा का मुआवजा मांग रहे थे। जूरी ने गोपनीयता उल्लंघन के 3 में से 2 दावों में गूगल को रिस्पॉन्सिबल माना। मुकदमे के दौरान गूगल ने कहा कि इकट्ठा किया गया डेटा गैर व्यक्तिगत और सुरक्षित तथा एन्क्रिप्टेड स्थानों पर कलेक्ट किया गया था और यह निजी पहचान से जुड़ा नहीं था। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.